दोस्तों आज मैं रुरोनी केंशिन इस मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कुछ समय पहले अपलोड किया है, उसे जरूर देखिए, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो ये दूसरा पार्ट 1880 में मेइजी हिरा में योगो शहर में शुरू होता है, जहाँ पे शिशियो नाम के आदमी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। हर गाँव में जाकर वो कमजोर लोगों को मारता था। इसलिए एक दिन एक पुलिस ऑफिसर साइतो अपने टीम के साथ शिशियो को पकड़ने के लिए निकलते हैं। उसके जगह पहुँचने पर उसके सारे कांस्टेबल शिशियो के खास आदमी सुजीरो के द्वारा मारे जाते हैं। साइतो अकेले ही आगे बढ़ के शिशियो के बेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पे एक रिचुअल चल रहा होता है। साइतो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, तुम गवर्नमेंट को छोड़ के मेरे साथ शामिल हो जाओ। मगर साइतो मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर शिशियो ने सभी पकड़े हुए कांस्टेबल को आग में फेंकना शुरू कर दिया और वहाँ से वो निकल जाते हैं। इसी दरम्यान हम दूसरी जगह पे केंशिन को देखते हैं, जो अभी भी कुरो के दोजो में ही रह रहा था। उनके साथ योजिन और सानुसुका भी रहते थे, जो केंशिन के ही दोस्त थे। एक दिन केंशिन को होम मिनिस्ट्री ओकुबो के यहाँ पे आने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ओकुबो यानी होम मिनिस्टर उसे बताते हैं कि जल्द ही शिशियो इस शहर पर भी अटैक करने वाला है और वो शिशियो कौन है ये बताने लगता है। दरअसल कुछ समय पहले तोबा फुशुमी की एक जंग हुई थी, जहाँ पे खुद शिशियो गवर्नमेंट के साथ लड़ा था और ये लड़ाई जीतने के बाद उसे पता चला कि वो काफी शक्तिशाली है। इसीलिए उसने गवर्नमेंट को ही धोखा दिया, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उसे पकड़ती है और काफी मारने के बाद जलाने के लिए उसे छोड़ दिया था। मगर उस दिन बर्फ काफी गिरी थी, जिसके कारण आग बुझ गई और शिशियो बच गया। तब से उसने अपनी एक नई फौज बनाई ताकि वो इस गवर्नमेंट को खत्म कर सके और जापान पर राज कर सके। ओकाबू चाहते थे कि शिशियो को मारने के लिए केंशिन उनकी मदद करे, क्योंकि केंशिन भी काफी समय पहले उसी की तरह बतौसी था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा योद्धा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन केंशिन उनकी मदद करने से मना करता और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद ओकाबू अपने कैरियर में बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे शिशियो का खास आदमी सोजिरो आता है, उनका पीछा करता है और कैरियर में घुसकर उन्हें बताता है कि अगर वो बतौसी केंशिन को उसे लड़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम जापान पे राज करके रहेंगे, और उन्हें उधर ही मार देता है। इसी दरम्यान केंशिन को बार बार लग रहा था कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो होम मिनिस्टर यानी ओकुबो के पास जाने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में उसे ओकाबू का कैरियर और उनकी लाश दिखाई देती है, जिसे सोजिरो ने ही मारा था। तभी भीड़ भी बहुत बढ़ जाती है और उसी में सोजिरो वापस आता है और केंशिन को धमकी देता है कि जल्द ही वो उसका शिकार बनने वाला है। इससे केंशिन समझ जाता है कि ये सब कुछ शिशियो का ही काम है। अब आगे केंशिन फिर भी होम मिनिस्टर के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पे कमांडर उसे उन कांस्टेबल और ऑफिसर्स का शव दिखाते हैं जिन्हें शिशियो ने पिछले रात मारा था। उनके परिवार को ऐसा रोता हुआ देख केंशिन को काफी बुरा लगता है और वो उसे मारने का फैसला करता है और उसके शहर यानी कोटो जाने के लिए निकलता है। यहाँ पे घर पे जब कारू को ये सब पता चलता है तब वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन केंशिन उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ ही देर के बाद शिशियो का एक आदमी केंशिन के बारे में पूछता हुआ वहीं पे आता है। वो ना मिलने पर उसी के दोस्तों को वो काफी मारने लगता है, लेकिन मेगुमी आकर उसे बचा लेती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे शिशियो को भी पता चल जाता है कि केंशिन ने उसे मारने का ठान लिया है। इसी दरम्यान केंशिन एक जगह पे रात में रुका हुआ था, तभी एक अनजान निंजा लड़की मिसाओ आके केंशिन की तलवार चुराकर भागने लगती है। लेकिन केंशिन को पता चलता है तो वो मिसाओ के साथ लड़कर अपनी तलवार वापस लेने लगता है। इनकी काफी घमासान लड़ाई चल ही रही थी कि तभी पास के ही एक जगह से एक छोटा बच्चा इजी बाहर आता है। वो रोते हुए इन दोनों से भी अपने भाई को बचाने के लिए मदद मांगता है। अब केंशिन और मिसाओ इजी का पीछा करते हैं और उसे पता चलता है कि उसका भाई एक कांस्टेबल था और उसे सुजीरो ही मार के चला गया है। वो इजी के भाई के पास आते हैं और वो इन दोनों से भी अपने गांव को बचाने के लिए कहता है और मारा जाता है। अब इजी के साथ ये लोग उसके गांव जाने के लिए निकलते हैं। सुबह वहां पे पहुंचकर वो देखते हैं कि इजी के माता पिता को ऑलरेडी मार दिया है और उनकी लाशों को बुरी तरीके से टांग दिया था। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। इतने में वहां पे शिशियो के कुछ लोग आ जाते हैं जो केंशिन पर हमला करते हैं। अब यहाँ पे केंशिन ने पिछली जंग के बाद लोगों को ना मारने का फैसला किया था, इसीलिए वो इन सारे लोगों को जिंदा ही छोड़ देता है। अब यहाँ पे केंशिन मिसा और इजी को उन बाकी लोगों को जलाने के लिए कहता है, मगर इतने में गाँव
गांव के लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगर इन सबको जला दिया तो शिशियो और गुस्सा हो जाएगा और इनका बचा कुचा गांव भी वो बर्बाद कर देगा। लेकिन अभी पीछे से वहाँ पे सोजिरो आ जाता है और वो केंचिन को इतने सारे लोगों को अकेले ही मारने के लिए बधाई देता है जोरों से। ये देख सब लोग समझ जाते हैं कि केंचिन और कोई नहीं बल्कि वही बतौसी किलर था जो असल में काफी महान योद्धा बन चुका है। फिर सोजिरो बताता है कि शिशियो ने उसे बुलाया है, अगर वो नहीं आया तो वो गांव के सारे लोगों को मार देगा। अब केंचिन चला जाता है और शिशियो उसे बताता है कि कोई भी कमजोर लोग इस दुनिया में नहीं होने चाहिए, इसीलिए वो कमजोरों को ही मार रहा है और वो उन्हें मारकर जापान को अपने कब्जे में करके उसे एक पावरफुल देश बनाएगा। लेकिन ये सुनते ही केंचिन उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, मगर उसकी तलवार देख शिशियो सोजिरो को उससे लड़ने के लिए कहता है और खुद उसके शहर योटो के लिए जाने निकलता है। अब इन दोनों की काफी घमासान लड़ाई होती है और लड़ाई में केंचिन की तलवार टूट जाती है। ये देख सोजिरो उसे वैसे ही छोड़कर खुद शिशियो के साथ चल पड़ता है। अब यहाँ पे वापस गांव में आकर केंचिन देखता है कि गांव के लोग इजी को शिशियो के आदमी को मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इजी बातों में आकर उन सबको मारने ही वाला होता है, पर केंचिन आके उसे रोक लेता है। यहाँ शिशियो देखता है कि उसकी जो एक शक्तिशाली तलवार रहती है उसका केंचिन ने काफी बुरा हाल कर दिया था, इसीलिए वो होजी के पास पहुंच जाता है जो नए हथियार बनाता है और उससे काफी सारे हथियार लेता है। उसके बाद शिशियो सोजिरो से अपने 10 स्वॉर्ड के मेंबर्स को बुलाने के लिए कहता है जो कि जापान के सबसे बड़े किलर्स थे। उनके आते ही शिशियो अपना प्लान शुरू करने वाला था। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम केंचिन के दोस्त को भी उसकी मदद करने के लिए जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए मेगुमी उसके और केंचिन के लिए कुछ दवाइयाँ देती है। तो यहाँ पर केंचिन को हम देखते हैं जो मिसाओ के तलवारबाजी से काफी खुश हुआ था। दोनों की दोस्ती होती है। उसके बाद मिसाओ उसे एक मेस में लेके आती है जहाँ पे वो रात को रुक सकते हैं। तभी उस मेस के ओनर नेंजी को मिसाओ बताती है कि ये वही बतौसी केंचिन है जो काफी महान योद्धा है और इसे शिशियो ढूंढ रहा है क्योंकि ये जल्दी शिशियो को मारने वाला है। अब ये सुनते ही नेंजी केंचिन को बताता है कि वो हिडन वॉचर का ही एक निंजा है, मगर नए गवर्नमेंट ने सारे हिडन वॉचर्स के काम को खत्म कर दिया था, इसीलिए वो अब होटल संभाल रहा है। कि दरअसल शिशियो का खास आदमी ओशी भी इडो पैलेस का ही एक हिडन वॉचर था, लेकिन पैलेस का राजा नहीं चाहता था कि हिडन वॉचर जंग में योद्धाओं के साथ लड़े क्योंकि योद्धाओं को अलग और ऊपर माना जाता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे हिडन वॉचर्स को मारना शुरू कर दिया। इससे ओशी काफी गुस्सा हो गया और देखते देखते उसके सामने सारे हिडन वॉचर्स मारे गए। इसीलिए ओशी ने फैसला कर लिया कि वो सबसे बड़े योद्धा यानी के केंचिन को मार के रहेगा ताकि लोगों को पता चले कि हिडन वॉचर्स भी योद्धाओं से कम नहीं है। केंचिन उसे बताता है कि दरअसल वो इस शहर यानी कोयो में शिशियो को ही मारने आया है जो लोगों को परेशान कर रहा है। तो नेंजी इस लड़ाई में केंचिन की मदद करने का सोचता है। केंचिन उसे कहता है कि मेरी तलवार टूट गई है, इसीलिए वो उसे एक तलवार बनाने वाले यानी शाकू को ढूंढने के लिए कहता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे शिशियो के 10 स्वॉर्ड्स के लोग उसके पास आ गए थे और उसे ये बात पता चलती है कि केंचिन योटो आ चुका है और अपनी नई तलवार ढूंढ रहा है। वो समझ गया था कि केंचिन शाकू के पास ही अपनी तलवार बनाने के लिए जाएगा, मगर शाकू पहले से ही मर चुका था। अब केंचिन फिर भी शाकू के घर पे उसके बेटे सियू के पास आता है और उसे तलवार बनाने के लिए कहता है, लेकिन सियू ने योद्धाओं के तलवार बनाने का काम छोड़ दिया था। केंचिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सियू को पता चलता है कि उसके छोटे बेटे को शिशियो के इलाइट वॉरियर शो ने किडनैप कर लिया है। अब इसीलिए शियो केंचिन की मदद मांगता है अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। इसीलिए केंचिन उसे बताता है कि उसे शाकू की बनाई हुई आखिरी तलवार चाहिए जो सियू के पास थी। और उसके बाद केंचिन शो के पास चला जाता है ताकि वो सियू के बेटे को बचा सके, लेकिन शो नहीं मानता और उनकी वहाँ पे काफी बेरहमी से लड़ाई शुरू होती है। लेकिन तलवार ना होने के कारण केंचिन हारने लगता है। ये देखते हुए सियू अपने पिता टेकू की तलवार निकाल कर केंचिन को देने के लिए निकल पड़ता है। सियू केंचिन को तलवार लाके देता है और इनके घमासान लड़ाई के बीच में उस तलवार के कारण वो शो को मार देता है। लेकिन फिर केंचिन तलवार को देख के उसे पता चलता है कि इसे बैक ब्लेड है जिससे शो बच गया था। लेकिन इनकी लड़ाई के बीच में पुलिस भी वहाँ आती है और शो को पकड़ के लेके जाती है और सियू को उसका बेटा मिल जाता है। तो वही दूसरी तरफ केंचिन के दोस्त भी इस शहर में पहुंच गए थे। यहाँ पे केंचिन वापस मेस में चला आता है और वो देखता है कि उसकी तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। तभी सेऊ उसे बताता है ये योद्धाओं की सबसे असली तलवार यानी कि बैक ब्लेड स्वॉर्ड है। यहाँ पे शिशियो हमले की
तैयारी करता है। ये बात पुलिस स्टेशन में रहने वाले शो तक भी पहुंच जाती है और वो पुलिस को बताने लगता है कि अगले दिन अब पूरा शहर जलने वाला है। अब ये बात नेंजी को भी पता चलती है और वो पूरे शहर को खाली करवाने लगता है। सारे पुलिस ऑफिसर निंजा हथियार लेकर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। कोरो और योजिन भी इस लड़ाई में लड़ने का फैसला करते हैं। तो इधर शिशी को अपने आदमियों द्वारा योटो को पूरा जलाने के लिए कहता है। रात में अचानक से आसमान में रॉकेट जलने लगते हैं और उसी के साथ शिशियों के लोग योटो के घर पूरे शहर को जलाना शुरू करते हैं। ये देख पुलिस भी उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। पूरे कोयो में एक जंग का माहौल शुरू हो जाता है। यहाँ पे केंशिन ऑफिसर साइतो से मिलता है और वो दोनों भी लोगों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू करते हैं। नेंजी अपने होटल में था जहाँ उसके पास योशी आता है और उन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। मिसाओ भी होटल पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है इस लड़ाई में ओशी नेंजी को मार देता है। तो यहाँ लड़ाई के मैदान में केंशिन दूर से शिशियों को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे काफी सारे शिशियों के फेस में आदमी दिखाई देते हैं जो केंशिन पर अटैक कर देते हैं। पर केंशिन और उसके दोस्त इन सारी लड़ाई में जीतने लगते हैं और आसानी से शिशी और उसके लोगों को हरा देते हैं। लेकिन साइतो और केंशिन को कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि उन्हें काफी आसानी से ही जीत मिली थी। अगर शिशियों को योटो शहर को जलाना ही था तो उसके 10 स्वॉर्ड के लोग भी यहाँ पे जरूर आते, मगर ऐसा नहीं हुआ। यानी कि ये केंशिन को यहाँ पे रखने का एक ट्रैप था। इसी दरम्यान हम देखते हैं केंशिन की दोस्त काओरू को सोजिरो पकड़ के लेके जाता है। तभी केंशिन को समझ आता है कि दरअसल योटो पर अटैक शिशियों के अटैक की बस एक शुरुआत है और उसका अगला निशाना टोक्यो होगा और उसके सारे लोग टोक्यो जाने के लिए निकल रहे होंगे। तो यहाँ पे शिशियों ने अपने अगले प्लान के मुताबिक टोक्यो को बॉम्ब से उड़ाकर देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने के ऑर्डर्स दिए। अब यहाँ पे केंशिन शिशियों को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे रास्ते में उसने सोजिरो को अपने साथ काओरू को लेके जाते हुए देखा। वो सोजिरो का पीछा करते हुए शिशियों के शिप में पहुंच जाता है। यहाँ पे शिशियो काओरू को बांधकर केंशिन के सामने लाता है और उसके साथ में लड़ने के लिए कहता है, लेकिन केंशिन को यहाँ पे अपने दोस्त काओरू को बचाना था, लेकिन केंशिन मना कर देता है। इसीलिए शिशियो और उसके 10 स्वॉर्ड के आदमी आगे आते हैं और केंशिन के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन केंशिन को तो बस अपने दोस्त काओरू को बचाना था। उनकी काफी लड़ाई शुरू होती है। काफी समय के बावजूद लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन इसी बीच में वे लोग काओरू को समुंदर में फेंक देते हैं। ये देखते हुए केंशिन इनसे लड़ाई रोकता है और खुद भी उसे बचाने के लिए समुंदर में जाता है, लेकिन इतने तूफान में उसे वो नहीं मिलती। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कोई एक अनजान आदमी बेहोश केंशिन को अपने साथ लेके जाता है और ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। इसका 3rd पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।